हेलो बच्चों, आप सभी का सक्सेसफुल लर्निंग में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक, दैट इज क्लास 11th का टॉपिक है। ओके, कौन से क्लास का? क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ इस टॉपिक से हमारे चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं एंड ये चौथा वीडियो है। क्योंकि बहुत लंबा चल रहा था एंड हम कोई अननेसेसरी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसमें। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्रिस्प वे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हर एक किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ टाइम। ओके, हम टाइम की वजह से इंपॉर्टेंट कंटेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज को समझ रहे हैं ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो आज के बाद। सो ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड सेल बॉडी, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल से। ओके, सेल वॉल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, किस किस चीज से बना हुआ होता है सेल वॉल। ओके, सो व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही इंपॉर्टेंट होता है, सेल वॉल एक लिविंग मेम्ब्रेन है या फिर नॉन लिविंग है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होता है, बहुत ही रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है ताकि आप किसी भी शेप में उसे बेंड कर सको, उस तरीके का नहीं होता है। ये बहुत ही रिजिड होता है, मतलब स्टिफ होता है, राइट? स्टिफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एंड इसका काम क्या होता है? ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इसके अराउंड जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसका काम है आउटर कवरिंग प्रोवाइड करना, किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो सेल का कंटेंट है उसे। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ये फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है एंड algae में प्रेजेंट होती है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये किस में प्रेजेंट नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ता है मैम? एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है तो नहीं होता है, हमें क्या, लेकिन इससे फर्क पड़ता है बिकॉज एनिमल सेल इरेगुलर शेप के होते हैं। इरेगुलर शेप के होते हैं, आपको पता होगा ये क्यों? बिकॉज सेल वॉल नहीं होती है। इसके पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्योंकि सेल वॉल का काम अगर आप जानोगे तो सेल वॉल का काम होता है किसी भी चीज को, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करना। एक स्पेसिफिक शेप होता है ना, वो प्रोवाइड करता है सेल वॉल। ओके, अगर सेल वॉल नहीं होगा तो वो सेल इरेगुलर शेप का होगा। इसकी वजह से एनिमल सेल्स इरेगुलर शेप में होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाई एनिमल सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, दैट इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अ सेल वॉल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब सेल वॉल का काम होता है, इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ वो सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर के मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, मॉलिक्यूल्स का किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फिर किसी भी मैकेनिकल या फिर फिजिकल शॉक से जो सेल को डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। ओके, नाउ इसका और एक काम होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन। दो सेल के बीच में जो इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन होता है वो भी सेल वॉल उसका सेल वॉल का काम ये भी होता है। एंड ये क्या करता है? प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल। ये कोई सेल है, इसका ऊपर का सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करता है? अलाउ करता है किसी भी आयन को, मॉलिक्यूल को आने जाने के लिए, माइक्रोमोलिक्यूल्स को सॉरी। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब माइक्रो से पता चल रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसे सेल के अंदर एंटर करने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए परमिट करता है, मतलब ये परमिट देता है, अब आओ जाओ, इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे अनडिजायरेबल, बहुत ही जो अनइम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो नेसेसरी नहीं होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मतलब मैक्रो से पता चल रहा है बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स। ओके, जो कंपैरेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सेल वॉल उन्हें अंदर आने के लिए अनुमति नहीं देता है। ओके, माइक्रोमोलिक्यूल्स और आयंस तो आ सकते हैं अंदर, लेकिन ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसे वो परमिट नहीं करता है। अब ये सेल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्लाज्मोडेस्माटा। ये कोई सेल है, दिस इज अ सेल 1। ओके, ये सेल 1 है, ये इसका पड़ोसी है, सेल नंबर 2। एडजेसेंट सेल है, मतलब पड़ोसी इन द सेंस एडजेसेंट सेल है। अब इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। ओके, ये गैप किसके लिए? इस गैप के थ्रू सारे सेल का इस सेल से इस सेल के अंदर कम्युनिकेशन, आयंस, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। इसे क्या कहते हैं? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्लाज्मोडेस्माटा। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये डिटेल में आएगा, आगे आगे कहीं पे तो होगा यहाँ पे, आई डोंट नो, लेकिन ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है। इसका काम क्या होता है? कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसफर या फिर इंटरेक्शन होता है।
दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में। नाउ algae का सेल वॉल किससे बना है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, algae का सेल वॉल बना हुआ होता है सेल्यूलोज से, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिनरल से बना हुआ होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। सो ये सारे मेजर कंपोनेंट्स है उसके, उस सेल वॉल के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ऐसे ही आ गए कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, एंड जो प्लांट का सेल वॉल बनता है वो किससे बनता है, सेल्यूलोज, इन दोनों में कॉमन कंपोनेंट है सेल्यूलोज, राइट। algae में भी प्लांट सेल वॉल में भी। सो सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है एंड प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये दिस इज इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ प्लांट। और यहाँ पे मैं बताऊं, एक फंगाई का भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फंगाई का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, वो चिटिन चिटिन या फिर काइटिन, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट ये स्पेलिंग है CHITIN। इस कंपोनेंट से फंगाई का सेल वॉल बना हुआ होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, एंड बैक्टीरिया यहाँ पे मैंने बताया, तो बैक्टीरिया का भी बता देती हूँ। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया है। सो याद रखना, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन, फंगाई का चिटिन से। ओके, नाउ अब प्लांट सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्लांट का जो सेल होता है वो, उसके अंदर फर्स्ट मेजरली हम स्टडी करते हैं, 3 लेयर्स होते हैं प्लांट सेल वॉल में। प्लांट के सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर से बना होता है। एक है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा क्या है सेकेंडरी सेल वॉल, एंड थर्ड इज अ मिडल लैमेले। ओके, लैमिले। सो 3 लेयर्स होते हैं। सो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है सबसे पहले डेवलप होने वाला सेल वॉल है। सेल वॉल जब डेवलप होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, सो उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाली लेयर कौन सी होती है, वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी वॉल या फिर प्राइमरी सेल वॉल। सो ये द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, मतलब जो यंग प्लांट होता है, जब सेल वॉल बनना ही शुरू होती है तब प्राइमरी सेल वॉल बनती है, राइट। इसी वजह से वो यंग प्लांट सेल में ही दिखेगी एंड इट इज केपेबल ऑफ अ ग्रोथ। ये ग्रोथ में मदद करती है एंड ये ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाती है as the cell matures, and secondary cell wall is formed on the towards the side of a inner side of a cell. सो जब प्लांट ग्रो करता है तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। उसके बाद एक मैच्योर सेल वॉल, जब सेल मैच्योर हो जाता है तो एक सेल वॉल बनती है, वो क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल उसे कहते हैं। वो कहाँ पे बनती है, यहाँ पे एक, ये समझो दिस इज अ प्राइमरी सेल वॉल, ये कोई प्राइमरी सेल वॉल है। सो ये जब खत्म हो जाती है तो इसके नीचे जो ये अंदर वाला पार्ट होता है प्लांट का, जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, इस साइड में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अंदर वाली साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में जो प्रेजेंट होती है उसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। एंड और एक पॉइंट, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है थिन वॉल होती है, थिन होती है जब हम कंपेयर करेंगे सेकेंडरी से। सेकेंडरी कैसी होती है, थिक होती है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए तो। यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है आई डोंट नो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है ना। ये जो मिडिल लैमिला, ये क्या है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। ये हार्ड हार्ड लेयर होती है, मिडिल लैमिला एक हार्ड लेयर होती है, जिसकी मतलब ये कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, जिसका काम क्या होता है, दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन, मतलब इंटरमीडिएट इंटरेक्शन, मतलब दो सेल्स के बीच में ग्लू की तरह काम करती है, दो नेबरिंग सेल्स एडजेसेंट सेल के बीच में ग्लू की तरह काम करती है। इसे इंटरमीडिएट की तरह काम करती है, इंटरमीडिएट की तरह काम करती है। ये क्या करता है, दो सेल को होल्ड करता है या फिर ग्लू करता है दो नेबरिंग सेल्स को। ओके, द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेले मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। सो मैंने कहा था प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। सो यहाँ पे ये जो प्राइमरी, यहाँ इसके ऊपर सेल वॉल होती है एंड इसके ऊपर मिडिल लैमेले होती है, ये सब कुछ होता है। तो इन दोनों के बीच में, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इनका साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मोस्टली सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं सारे, वो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, सभी के अराउंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। सो उन सारे ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डेफिनेशन दिया गया है। ईच ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कुछ नहीं, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स, जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग होता है, एंड उन सभी को हम मिला के क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन क्या क्या आता है, मतलब अब सभी सेल ऑर्गेनल्स आएंगे। एंडो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स आएंगे। सो इसके यहाँ पे दिखाए, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड with the above component, these are not considered as a part of endomembrane system. So ये important point है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, मेंबर्स है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड पेरोक्सिसोम, ये जो तीन ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब एक कोऑर्डिनेट में नहीं चलते, कोऑर्डिनेशन में इनके फंक्शंस नहीं चलते हैं, वो अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। सो जिसकी वजह से इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बाहर निकाला गया, ऐसे समझ लो, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो रिमेंबर दिस, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उसे बाहर निकालने से, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, बिकॉज इनका जो काम होता है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं चलता है, जो ऊपर वाले ऑर्गेनल्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में इनका काम नहीं चलता है। सो दैट इज व्हाई उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कहा जाता। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम कब पता कर पाए, सेल को तो हमने डिस्कवर किया था 1655 में, लिविंग सेल को, राइट, लेकिन ये सारे ऑर्गेनल्स तब पता नहीं चले थे। ये पता कब चले, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम सेल को स्टडी किया, तब हमें पता चला इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील किया देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और अ reticulum of a tiny tubular structure scattered in a cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. So दिस इज द डायग्राम ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या है, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से नेटवर्क एंड रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट है, एंड टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज लाइक ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट, ये सारे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, एंड ये रेटिकुलर नेटवर्क की तरह है, इस तरीके से नेटवर्क की तरह है। सो वो साइटोप्लाज्म में है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये किससे निकलते हैं, जो सेल का एनवेलप या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी से अटैच ये सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides the intercellular space into two distinct compartments, luminal inside endoplasmic and extraluminal cytoplasm compartment. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ओके, एंड यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे क्या है, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरीके से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिवाइड करता है सेल का जो मैटर होता है, अंदर वाला स्पेस होता है पूरा साइटोप्लाज्म का, ये पूरा जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो पहला है ल्यूमिनल मैटर, ये एंडोप्लाज्मिक ल्यूमिनल, जो कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो पार्ट है ना, जो डॉटेड में दिखा रही हो, उसे क्या कहते हैं हम, ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं। एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ये जो साइटोप्लाज्म का सारा पार्ट है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सो दो कंपार्टमेंट, एक अंदर वाला पार्ट एंड जो बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो भी पार्ट है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, एंड अंदर वाला होता है उसे ल्यूमिनल कहते हैं। ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं एंड अटैच्ड टू देयर सरफेस। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, डिवाइड करते हैं उसे हम। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो रफ एंड स्मूथ क्यों कहते हैं, रफ क्यों कहते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जो सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, वो उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर दिखता है बहुत ही रफ खुरदरा दिखता है, इसकी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए क्योंकि इनके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस स्ट्रक्चर दिखता है वो बहुत ही स्मूथ दिखता है। सो इसी वजह से स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो राउंड राउंड व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दीज आर राइबोसोम्स। ओके,
दीज आर राइबोसोम्स। सो ये भी ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा ये सब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन यहाँ पे इस वाले साइड में क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से सरफेस कैसा दिख रहा है आपको, रफ रफ दिख रहा है, राइट। सो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, but here there is no presence of a ribosome. Ribosome is absent here, so that is why this portion is called as a smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ दिख रहा है, राइट, कुछ भी राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट नहीं है, दैट्स द रीजन इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अब्सॉर्ब्ड इन अ सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि हमने राइबोसोम को पढ़ा था, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था राइबोसोम का काम क्या होता है। सो उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। किससे करना, एमआरएनए से प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है वो भी राइबोसोम में हमने पढ़ा था, राइट। सो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसी वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, वो उसका काम क्या होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस करना एंड सिक्रेशन करना, प्रोटीन को बनाना एंड उसको सीक्रेट करना। एंड ये दीज आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियस। मैंने कहा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलते ही जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसे ही निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये मेजर साइट ऑफ अ सिंथेसिस ऑफ अ लिपिड। ये इंपॉर्टेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है। एंड एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड के साथ साथ और लिपिड बनाता है, प्रोड्यूस करता है। एंड एनिमल सेल में जो लिपिड की तरह स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन को भी सीक्रेट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सीक्रेट करता है। क्यों सिंथेसाइज करता है भाई, क्योंकि प्रोटीन सीक्रेट तो राइबोसोम करता है। एंड राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है। सो जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है, तो उसका काम क्या होता है, लिपिड को सिंथेसाइज करना। एंड एनिमल सेल में ही एक लिपिड की तरह हार्मोन्स होता है जिसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स कहते हैं, वो बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के पॉइंट्स। ओके, नाउ all these cell organelles, बाकी के cell organelles we will discuss in a next class. So for तब तक के लिए, so thank you so much, like share and subscribe, and आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।